वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 एवोल्यूशन के कि कौन सा डायग्राम किस स्टाइल में आ सकता है या कौन सा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, किस तरीके से उस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है हमको फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे डायग्राम्स आ जाते हैं, बस क्या करते हैं वो लेबलिंग्स गायब कर देते हैं और पूछना शुरू। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला डायग्राम। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो सीयूईटी में ये 110% अगर इस चैप्टर का कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देना है तो ये पक्का आता है। अब वो इतनी सिंपल तरीके से तो देंगे नहीं, इसकी लेबलिंग्स गायब कर देंगे। अब मैं कुछ कुछ लेबलिंग्स पे सर्कल मारने वाली हूं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही लेबलिंग से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर मैं 12th बोर्ड के बारे में बात करूं तो आजकल तुमने देखा होगा कि केस स्टडी बेस्ड वाला एक सेक्शन रहता है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं, तो उसमें भी हमने ये वाला डायग्राम देखा था। तो वापस केस स्टडी बेस्ड में भी कभी कभी करते हैं कि ये लोग डायग्राम दे देते हैं, वापस वही लेबलिंग गायब कर देते हैं, या कभी कभी तो पूरी लेबलिंग देते हैं और फिर आप सोचोगे अब जब पूरा ही लेबल दे दिया तो पूछेंगे क्या? नहीं, पूछ लेंगे उससे रिलेटेड कोई चीज, ठीक है। या फिर अगर सेक्शन बी में ये देंगे तो वापस उसकी लेबलिंग गायब करेंगे और बस सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। मतलब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कॉम्पिटिटिव में भी और 12th बोर्ड में भी। क्या कर रहे हैं? डायग्राम दे रहे हैं, ये बनाने को तो नहीं आता, इतना कंफर्म है। तो ये देंगे डायग्राम, लेबलिंग्स गायब करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। तो देख लो इनमें से सबसे पहले ये क्या है? ये है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि जो थ्योरी दी थी ओपैरन और हाल्डेने की कि वो सही थी, ठीक है। किसका एक्सपेरिमेंट है? वो भी याद है, मिलर का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया था? सेम वही कंडीशंस बनाई थी जो प्रिमिटिव अर्थ पे थी और उन्होंने वही ऑब्जर्वेशन निकाले जो हाइपोथेसिस में दिया गया था। सेम ऑब्जर्वेशन यहां देखा था। तो प्रिमिटिव अर्थ में अब तुम्हारा डाउट आएगा, प्रिमिटिव अर्थ में क्या कंडीशंस थी? तो सबसे पहले कैसा था? रिड्यूसिंग नेचर। तो देखो यहां कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन गैस नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या था? बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर था, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। अब उस चीज के लिए उन्होंने क्या किया? बॉइलिंग वाटर लिया, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर लिया और वही स्टीम के फॉर्म में कहा हो रहा है? इसी चेंबर में पंप हो रहा है, ठीक। फिर और क्या था वहां पे? वोल्केनिक इरप्शन से थंडरस्टॉर्म चलते थे, लाइटनिंग चलती थी। लाइटनिंग चलती थी जो बेसिकली ट्रिगर की थी रिएक्शंस इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब यहां लाइटनिंग तो नहीं ले आ सकते, पर सिमिलर चीज जिसको स्पार्क डिस्चार्ज बोलते हैं विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पार्क डिस्चार्ज एक बार दे देंगे वो, पर इलेक्ट्रोड जरूर गायब करेंगे। तो इलेक्ट्रोड की मदद से उन्होंने वो सेम माहौल क्रिएट किया था। अब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी थी? अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और तुम्हारा वाटर वेपर के फॉर्म में थी, स्टीम के फॉर्म में, जो यहां से गर्म के थ्रू आ गई यहां पे। अब हुआ क्या था? सिंस इतना ज्यादा स्पार्क था, हाई टेम्परेचर था, तो रिएक्शन हुआ। ये सारी इनऑर्गेनिक, देखो याद रखो गैसेस क्या होती है? इनऑर्गेनिक होती है। यही गैसेस आपस में रिएक्ट करके क्या बन गई? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गई। तो वही चीज वो यहाँ बनने लगे, वो भी गैसेस के फॉर्म में, पर उसको कूल डाउन करना है, लिक्विड करना है, तो उसको क्या किया? कंडेंस किया गया। तो ठंडा पानी अंदर डाला गया, फिर उससे पानी से उसने हीट एब्जॉर्व कर ली, तो वो जो अंदर का लिक्विड था वो ठंडा हो गया और वाटर आउट हो गया। फिर वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट किया गया। अब इस वाटर को जब एनालाइज किया गया तो उसमें क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। अब ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं इस पे आते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वापस इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, ये जो है इतना, इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कि किस टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑब्टेन किया गया? तो अमाइनो एसिड्स मिले थे, फैट्स मिले थे, लिपिड्स मिले थे, कुछ न्यूक्लिक एसिड का फॉर्म हुआ था, कुछ शुगर का फॉर्म हुआ था, ठीक। तो ये तुम्हारा आंसर रहेगा। तो वापस इस डायग्राम अपने एनसीईआरटी खोलो और डायग्राम के यहाँ क्या लिखोगे? या तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आखिरी वाला सेशन, या फिर अगर इनकी लेबलिंग्स गायब कर रहे हैं तो फिर वो देंगे सेक्शन बी में कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट पहचानो किस चीज का है। ये जितना जितना सर्कल मारा है सब गायब रहेगा और इन डिटेल वो तुम्हें डायग्राम पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट बोलेंगे कि किसने दिया, किस हाइपोथेसिस या किस थ्योरी को टेस्ट किया, वो थ्योरी क्या बोलती है। मतलब सोचो
डायग्राम ये देंगे, ठीक है, वो बोलेंगे बताओ पहले ABCD क्या है, वो गायब है, वो उसका सब पार्ट रहा, ठीक है। फिर एक और बोलेंगे किसने किया था एक्सपेरिमेंट, तो मिलर ने। क्या चीज प्रूव करने के लिए किया था, तो हाल्डन और ओपेरन की थ्योरी प्रूव करने के लिए बोली थी। कौन सी थ्योरी, तो बायोजेनेसिस की। वो थ्योरी क्या बोलती है, तो ये जो सारा पैटर्न है वो एक साथ आएगा, ठीक है। अगर सेक्शन सी में चला गया क्वेश्चन, मतलब अगर 3 मार्कर में गया, तो ये सारा लाइन से 1 बाय 1 पूछ लेंगे वो, ठीक है। तो अपन को क्या याद रखना है भाई, कीवर्ड्स याद रखने, मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, और अच्छा वो भी कि बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या बोलती थी, कि लाइफ कहां से आई है, प्री एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिक चीज है उसी से आई है। अब ऑर्गेनिक चीज कहां से आई है, जो पहले से इनऑर्गेनिक थी उससे बनी है, ठीक है। चलो, तो ये था सारा इस डायग्राम के बारे में। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आना है, केस स्टडी बेस्ड में आना है, लेबलिंग्स गायब रहेंगी और क्वेश्चन आ जाएगा बोलने के लिए। बहुत पहले आते थे ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, पर पिछले 5 साल से वो डायग्राम ड्रॉ करने वाला, मतलब पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का पैटर्न बंद हो गया। जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। पर ऑब्जेक्टिव में वापस लेबलिंग्स गायब रहेंगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो देखते हैं दूसरा डायग्राम। अब ये दूसरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वापस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वापस इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि वो तुमसे यहाँ पे आर्कियोप्टेरिस के बारे में पूछेंगे। अब देखो ये डायग्राम नहीं देंगे, ये भी याद रखो। इसी डायग्राम के साइड में एक और डायग्राम है, ये वाला। तो ये वाला डायग्राम देंगे तुमको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि 2 बार तुम्हारी बुक में डायनासोर्स के बारे में मेंशन है ना। तो ये वाला डायग्राम ज्यादा देंगे तुम्हें आर्कियोप्टेरिस के बारे में पूछने के लिए, फिर ब्रांकियोसॉर्स के बारे में पूछने के लिए। वापस 12th बोर्ड में कोई नहीं पूछेगा। आर्कियोप्टेरिस के बारे में जरूर 12th बोर्ड में पूछ सकते हैं, सेक्शन ए में 1 मार्कर में, कि कनेक्टिंग लिंक बताओ जो डायनासोर या रेप्टाइल्स और बर्ड्स की है, तो उसका आंसर है आर्कियोप्टेरिस, ठीक है। या फिर अगर पेपर को थोड़ा टफ करना है, ये मान के चल रहे तुमने ये छोड़ दिया होगा, तो इसमें क्वेश्चन आएगा किसमें, ब्रांकियोसॉर्स पे, कि जो सबसे लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल था, डायनासोर था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। बाकी अगर आ गए तो सबसे नोटोरियस वन या जो सबसे डेंजरस थे, वो जुरासिक पीरियड पार्क वाली मूवी में वो कौन थे, ट्राइनोसॉरस, है ना। तो ये सबसे डेंजरस थे क्योंकि ये थे, एक तो नोटोरियस थे, मतलब बहुत एग्रेसिव नेचर, ये तो बेचारे हर्बीवोर थे, और वो क्या है, सबसे नोटोरियस वन, ठीक है, ठीक है, जिसमें सारी मूवी में बेसिकली भागते रहे लोग, ठीक है, जिस डायनासोर से। तो अगर इस वाले पिक्चर में वापस ये पिक्चर आएगा भी नहीं, ड्रॉ करने के लिए भी नहीं आएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए भी नहीं आएगा। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके नाम इंपॉर्टेंट है कि सबसे कनेक्टिंग लिंक कौन सी है, आर्कियोप्टेरिस, सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था, ब्रांकियोसॉर्स, और सबसे नोटोरियस वन कौन सा था, तो ट्राइनोसॉरस। तो ये अपन को याद रखना है, बाकी ये डायग्राम नहीं आएगा, ठीक है। अगला डायग्राम देखो, ये डायग्राम जरूर आएगा कहां पे, एंट्रेंस एग्जाम में, या फिर अगर 12th बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्कर टाइप में, जहां आइडेंटिफाई करना है या ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे कुछ पोर्शन जा रहा है, तो उसमें जरूर आएगा। क्या करेंगे वो, या तो ये पूरा डायग्राम नहीं देंगे, मैं बता देती हूँ, इतना डायग्राम दिया जाएगा, ठीक है, ये नहीं देंगे वापस, ये भी नहीं देंगे, और या फिर ये दे देंगे, ठीक है। मतलब ये बीच वाला पोर्शन छोड़ देंगे, नीचे वाला और ऊपर वाला पोर्शन दे देंगे, और बोलेंगे आइडेंटिफाई द पिक्चर। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वापस ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। आइडेंटिफाई द डायग्राम, व्हाट डज इट इंडिकेट एंड व्हाट डज इट मीन्स। तो पहले आइडेंटिफाई किया हमने, क्या बोला, होमोलोगस ऑर्गन है। अब वहीं से एक और क्वेश्चन फ्रेम करके बोल देंगे कि किस टाइप का एवोल्यूशन ये डायग्राम दिखाता है। तो हमें पता है होमोलोगस ऑर्गन, बेसिकली होमोलॉजी, स्टडी ऑफ होमोलोगस ऑर्गन को होमोलॉजी बोलते हैं, और वो करवाता क्या, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, तो वो उसी का सब पार्ट रहेगा, ठीक। उसके बाद एक और एग्जाम्पल सपोर्ट करने के लिए बोलो, तो तुमको आंसर में ये लिखना पड़ेगा, ये सेम वाइस वर्सा। और वो पूछ लेंगे होमोलोगस ऑर्गन क्या है, ऐसे ऑर्गन जो क्या है, स्ट्रक्चर में क्या है, सिमिलर है बट फंक्शन में अलग है। अब इसी का उल्टा, अगर होमोलोगस ऑर्गन दे सकते हैं आइडेंटिफाई करने, वापस कहां आएगा, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में आएगा, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अब ये आ सकता है 12th बोर्ड में, तो उसको मार्क करोगे क्या, 12th बोर्ड। कॉम्पिटिटिव में बहुत सिंपल कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, नहीं आएगा। तो 12th बोर्ड में क्या करेंगे, सिर्फ इतना दे देंगे या फिर उसके ऊपर का दे देंगे, और पूछेंगे, वो पूछेंगे प्रॉपर कि आइडेंटिफाई करो और कैसे ये वो पर्टिकुलर टर्म, मतलब टर्म एक्सप्लेन करना है, इसको रेफरेंस में लेके या ऊपर वाले को रेफरेंस में लेके, ठीक। अब तो यहां इस डायग्राम के ऊपर क्या लिखोगे, स्टार बना के, आइडेंटिफिकेशन के लिए आने वाला है। साथ में होमोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं, इसी डायग्राम के साथ में इवोल्यूशन के बारे में, किस टाइप के इवोल्यूशन को रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्जेंट, वो पूछा जा सकता है, ठीक। अच्छा, अब अगला वाला,
तो ये डायग्राम वापस आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, अगर आ गया तो इन दोनों में से कोई एक डायग्राम दे दिया जाएगा। अब देखो, जब दोनों डायग्राम देंगे तब तुम पूरी कहानी बता सकते हो, पर वो सिर्फ कहानी तुमको पूछना है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो दोनों में से कोई एक पिक्चर दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये डायग्राम क्या आइडेंटिफाई करता है। मतलब पूरी की पूरी तुमको एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन या फिर इवोल्यूशन बिफोर आवर आईज पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब पूरी मौत की कहानी है ना, मेरी जुबानी, तो मेरी जुबानी नहीं अपनी जुबानी लिख के आ जाना। तो या तो मतलब पूरा बिस्टन बेटोलेरिया पूरी, तो पिस्टन बेटोलेरिया की पूरी कहानी, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो मतलब सोचो, डायग्राम ये देंगे, पूछेंगे पूरी इसकी स्टोरी, और टफ बनाना है तो वो बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन समझाओ। ये भी बोल सकते हैं कि इस डायग्राम को देख के कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे हैं और एक्सप्लेन इन डिटेल। तो नेचुरल सिलेक्शन, और हो सकता है अगर पेपर लेवल को और टफ करना है तो नेचुरल सिलेक्शन से कहीं और लेके जाएंगे कि कौन कौन से, इसको लिंक कर देंगे हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल से कि कौन सा फैक्टर है इसमें रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, क्योंकि हम याद कर चुके हैं हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल 5 फैक्टर पे डिपेंड रहता है, उसमें से एक फैक्टर क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, और यहाँ नेचुरल सिलेक्शन ही हो रहा है। ठीक, तो ये भी अपन को क्या करना है, याद रखना है। वापस इस डायग्राम के ऊपर क्या लेबल करोगे, आइडेंटिफिकेशन। आते हैं अगले डायग्राम में, ये भी आएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए एज इट इज। अब इसके ऊपर स्टार बना के लिखो, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन, सेक्शन बी। एंट्रेंस एग्जाम में चांसेस थोड़े कम है, ठीक है, थोड़े कम है। 12th में जरूर आ सकता है, केस स्टडी बेस में भी आ सकता है। सेक्शन बी में आइडेंटिफाई करके पूरा एडेप्टिव रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा। तो वो बोलेंगे आइडेंटिफाई द पिक्चर और सारी चीजें एक्सप्लेन करो। अब मार्क करते चलो कि क्या क्या वो पूछेंगे इस डायग्राम से रिलेटेड एक्सप्लेन करने के लिए। तो वो बोलेंगे सबसे पहले पिक्चर, आइडेंटिफाई द पिक्चर, व्हाट डज इट इंडिकेट, विच साइंटिस्ट या विच पर्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिना। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आएगा सबसे पहले डार्विन। कहाँ गए, किस पे बैठ के गए, तो फिंचेस बोल रही हूँ, किस पे बैठ के गए, शिप पे बैठ के गए। क्यों गए थे, सी वॉयज पे गए थे। शिप का नाम क्या है, HMS बीगल। कौन सी जगह गए थे, गैलापागोस आइलैंड। अब देखो यहीं पे पेपर का अगर लेवल टफ करना है तो वो खुद पहले बता देंगे कि डार्विन गए थे HMS बीगल पे बैठ के गैलापागोस आइलैंड, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अभी तुमसे पूछेंगे। मतलब सीधा सीधा तुमको एडेप्टिव रेडिएशन पूरा एक्सप्लेन करना है। और साथ में उसी से एक लिंक क्वेश्चन रहेगा कि एक और नेचुरलिस्ट गए थे उसी टाइम पे, उनका नाम क्या और कौन से आइलैंड पे गए थे। तो वालिस गए थे मलय आर्चिपेलागो पे। मतलब सोचो, है तो पूरा डार्विन फिंचेस के बारे में कहानी, पर उससे साथ रिलेट कर दिया दूसरे नेचुरलिस्ट के बारे में। ठीक है, साइंटिस्ट नहीं, नेचुरलिस्ट के बारे में। ठीक, तो तुम्हें यहाँ क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एडेप्टिव रेडिएशन। अब सिंस उन्होंने डायग्राम दिया है तो बहुत अच्छे से लेबल करके बोलो कि डार्विन ने कहा कि यही जो फिंच है, ओरिजिनल जो सीड ईटिंग बर्ड है, वो आ गई थी कहीं से एक्सीडेंटली आइलैंड पे। अब वो नया नया एरिया एक्सप्लोर करने लगी, साथ में उसके अंदर वेरिएशंस थे और थोड़े थोड़े आने लगे। अब जो नया हैबिटेट एक्सप्लोर करती, उसका जो वेरिएशन है, अगर वो उस हैबिटेट में मतलब एडाप्ट हो जाता तो अब वो बर्ड की फीडिंग हैबिट भी चेंज हो जाती। धीरे धीरे टाइम के साथ यही चीज होने लगी और रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारी फिंचेस आ गई, पर उन सबकी बीक थोड़ी थोड़ी अलग थी और बीक के अकॉर्डिंग क्या था, फीडिंग हैबिट अलग अलग थी। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि सारी एक ही पॉइंट से क्या हुई है, रेडिएट हुई है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव की है, सबका ओरिजिन सेम है। तो ये किस टाइप का एवोल्यूशन हुआ, वापस एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक, तो ये तुमको वापस मेंशन करना है। तो इतना सारा आएगा, वापस इस डायग्राम के ऊपर स्टार बना के लगना आइडेंटिफिकेशन के लिए, और पूरा एडेप्टिव रेडिएशन पूछ सकते हैं। अब एडेप्टिव रेडिएशन हो सकता है ये डायग्राम दे, पेपर का लेवल और टफ बनाना है, तो वो बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। तो वहां क्या आंसर लिख के आओगे, मार्सुपियल मैमल। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिख के आओगे, जो ये अगला वाला है, ये भी एडेप्टिव रेडिएशन है। तुमको बताना पड़ेगा कि ये सारे मार्सुपियल मैमल या जो मार्सुपियल रेडिएशन है जिसको बोलते हैं, वो कहाँ, ये जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया कभी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया कभी। हाँ, एक और चीज, ये आएगा नहीं, ये डायग्राम ना ड्रॉ करने के लिए आएगा ना आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, बहुत कम चांस है। पर इसको मतलब इसके कंटेंट को लिंक कर दिया जाएगा डार्विन फिंचेस के साथ, क्योंकि वहां वो पूछेंगे एडेप्टिव रेडिएशन और उसका दूसरा एग्जांपल में यही तुमको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुमको बताना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया कभी साउथ अमेरिका का पार्ट था, पर जब टेक्टोनिक मूवमेंट हो गया ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, साउथ अमेरिका जाके नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ गया। हुआ ये कि जितने भी साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन थी वो नॉर्थ अमेरिका की फ्लोरा फौना से
ओवरराइड हो गई तो वहां तो खत्म हो गया, पर सिंस ऑस्ट्रेलिया अलग से बचा हुआ था तो आज भी वहां पे ये सारा फ्लोरा और फौना मिलता है। तो ये तुमको एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि यहाँ आज भी प्लासेंटल मैमल्स मिलते हैं ना, जो पाउचेस कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये प्लासेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियस, तो ये तुमको ये मतलब लिंक करके बताना पड़ेगा। तो वापस ये डायग्राम आएगा नहीं। एक बार आया था 12th में, आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, सिर्फ एक पिक्चर दे दिया था उन्होंने। किसका दिया था उसमें? वुल्फ का दिया था, वुल्फ एंड तस्मानियन वुल्फ, बाकी कुछ नहीं दिया था। और फिर पूछा था बताओ ये पिक्चर क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है, फिर वही पूरी सेम रिपीटेड कहानी। तो तुमको बताना पड़ेगा कि कंपेरिजन है एक प्लासेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल के बीच में, फिर बताना पड़ेगा कि ये अलग क्यों है, ये अलग क्यों है। मतलब तुम्हें पहले ये बताना, जो मैंने स्टोरी बताई ना कि ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट था, अलग हो गया, आइसोलेटेड रहा, इसलिए वहां की फ्लोरा एंड फौना एज इट इज है, यहाँ पे ओवरराइड हो गया इसलिए अलग हो गया। उसके बाद तुमको ये बताना पड़ेगा कि ये किसका एग्जांपल है, भाई एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ, अलग अलग चले गए, एडाप्टिव रेडिएशन, और ये सारी चीजें लाइन बाय लाइन बतानी पड़ेंगी, ठीक। चलो, ये वाला डायग्राम जरूर आ सकता है ड्रॉ करने के लिए। तो जो अभी तक कोई डायग्राम ड्रॉ करने वाली कैटेगरी में आया है, ये है पहला ग्राफ जो आ सकता है ड्रॉ करने के लिए। साथ में डायग्राम मतलब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में भी ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, तो बिल्कुल आएगा। एक क्वेश्चन तो 110% आने वाला है इस ग्राफ से। अब ग्राफ का लिंक वो कर देंगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में और क्वेश्चन पूछ लेंगे। हो सकता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मेंशन कर दे और फिर वो क्वेश्चन पूछ लें। तो ये चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हमको पता है ये क्या शो कर रहा है, हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल, जो क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में क्या होता है, जो जीन पूल होता है या फिर जो एलील्स रहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी रहती है एलील की, वो क्या रहती है, कांस्टेंट या स्टेबल। तभी उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और सारी फ्रीक्वेंसी का सम टोटल क्या होता है, 1 के बराबर। और क्या फॉलो करती है वो, बायनोमियल इक्वेशन, ये भी याद रखना है। अब यहां पे वो अलग अलग रीजन पूछ सकते, जो फैक्टर्स है ना कि किसके कारण दो स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां तुमने पढ़ा था जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारा यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। मतलब पिक्चर दे देंगे, क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क करो। ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है कि अगर क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन हार्डी-विंसबर्ग प्रिंसिपल विद अ ग्राफ, तो उसमें ये पूरा ग्राफ ड्रॉ करना है, जो मैं बोल रही हूँ वो सारा लिख के आना है। या फिर केस स्टडी बेस में मेंशन करो, ये केस दे देंगे, कुछ अलग ग्राफ देंगे और ज्यादा लेबलिंग के साथ फ्रीक्वेंसी दे देंगे और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ कर देंगे। अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, वापस ग्राफ दे देंगे और लेबलिंग्स कर देंगे। मतलब फ्रीक्वेंसीज यहां ऐसे बोल देंगे कि ये एक एलील है, ये दूसरा एलील है, ये इंटरमीडिएट एलील है, इस एलील की फ्रीक्वेंसी मेंशन कर देंगे, इस एलील की फ्रीक्वेंसी मेंशन करेंगे। मतलब ग्राफ रहेगा और पूछेंगे न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ ग्राफ पे। तो ये बनाने के लिए आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले हमको बताना है कि भैया ये कैसा है, एक स्टेबल ग्राफ है। क्यों? क्योंकि जो एक्सट्रीम्स है वो क्या है, कम है। साथ में जो इंटरमीडिएट मिल रहा है वो सबसे मैक्सिमम मिल रहा है, तो उसकी पीक क्या है, नैरोअर होती जा रही है। पर एक टाइम आया कि या तो जीन फ्लो हो गया, मतलब ये पूछ सकते हैं कि ए बी सी, ऐसा बोल देंगे ए बी और सी। वो बोलेंगे बताओ बी में ये ग्राफ है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट होते जा रहा है, उसके रीजंस बताओ। तो रीजन में क्या आंसर आएगा, हो सकता है जीन फ्लो हो रहा हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा हो। अब ये दोनों सपोर्ट हो रहे हो म्यूटेशन से, रिकॉम्बिनेशन से, वेरिएशन से, नेचुरल सिलेक्शन से। तो धीरे धीरे बी वाला ग्राफ किस में कन्वर्ट हो रहा है, पीक में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये भी पूछ सकते हैं बताओ सी क्या प्रेडिक्ट करता है। तो सी में अगर दो पीक्स बन रहे हैं, मतलब जो कभी एक्सट्रीम्स थे अब वो दो अलग अलग मेजर फॉर्म में दिख रहे हैं, इसका मतलब स्पीशीज, नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो रहा है ओरिजिनल वाली से, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, साथ में इसके साथ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं इस वाले ग्राफ पे। ये वाला ग्राफ वापस ग्राफिकल क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। रेफरेंस के लिए जरा सा ग्राफ दे देंगे, ठीक है। एक बार किया था उन्होंने पेपर में, अराउंड 6-7 साल पहले की बात है, ठीक है। तो उन्होंने ये ग्राफ किया था, लेबलिंग्स गायब कर दी थी और क्वेश्चन पूछा था। अब इसी को अगर एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है तो इनका सीक्वेंस याद रखना इंपॉर्टेंट। देखो मैंने बोला था कि कभी कभी कुछ इसमें उन्होंने एराज मेंशन किए, कुछ इसमें उन्होंने पीरियड्स मेंशन किए। तो देखो एरा भी है, पीरियड भी है। अब इनका क्या याद रखना है तुमको, सीक्वेंस याद रखना है। मतलब फौना ही, मतलब सॉरी फौना नहीं, फ्लोरा ही किस सीक्वेंस में आया, सबसे पहले कौन आया। अब ये नीचे से याद करना है, सेम वही पैटर्न है ना। तो क्लोरोफाइटी आई,
ड्रॉ करने के लिए नहीं आने वाला, सीक्वेंस जरूर पूछ सकते हैं, या सीक्वेंस दिया रहेगा रीअरेंज करो, या सीक्वेंस दिया है करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करो, तो ये बन जाएगा। अगर ये करेक्ट सीक्वेंस आइडेंटिफाई वाला आया तो ये है डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, छोड़ के जाएंगे। तो एंट्रेंस एग्जाम का अगर इस डायग्राम पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आएगा सीक्वेंस वाइज पूछेंगे, वो सीक्वेंस अरेंज करो या करेक्ट सीक्वेंस को पहचानो। तो याद रखना है, सबसे पहले कौन आया, क्लोरोफाइटी, फिर कौन आया तुम्हारा ट्रेक्योफाइटी, फिर कौन आया तुम्हारा उसके बाद रिया टाइप प्लांट्स, और फिर आया तुम्हारा सिलोफाइट्स। ये सारा सीक्वेंस याद रखना है। अब देखो यहाँ से एक ब्रांच निकली और कौन बन गया, ब्रायोफाइट। मतलब पर ब्रायोफाइट देखो बना भले क्लोरोफाइटी से ही बना है, पर सीक्वेंस पहले क्लोरोफाइटी बना और बाद में ये देखो ये टाइम जोन है, तो एकदम लेटेस्ट में ब्रायोफाइट यहाँ पे है ना, यहाँ पे ब्रायोफाइट बना है, पर ये सारी कहानी तो पहले ही चल रही है, ठीक है, प्री कैम्बियन के पहले वहां चल रही है, ठीक है। तो ये अपन को वापस इसका सीक्वेंस याद रखना है। याद करो मैंने बताया था कि मोनोकॉट्स लेटेस्ट है, यहाँ देखो ये रहे मोनोकॉट्स। अब तुम्हारा जेन्युइन डाउट आएगा कि मैम इसको पढ़ना कैसे है ना, समझ सकती है डाउट कैसा आएगा। तो देखो जब भी इस टाइप का रहता है कि एक लाइन निकल रही है तो ये और यहाँ से दो में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो ऐसे लाइन डिवाइड हो रही है इसको हम ब्रांचिंग डिसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग डिसेंट। और जो जहां से स्टार्ट हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। मतलब सारी कहानी प्लांट्स का एंसेस्टर कौन है, क्लोरोफाइटी। वहां से एक ब्रांच निकली जो बहुत बाद में जाके मतलब इस जगह आके डेवलप हुई कार्बोनिफेरस वाली जगह पे, जो कौन था, ब्रायोफाइटा, जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक। अच्छा याद रखो जहां वो डिवाइड हो रहा है ना तो वहां पे वो ओरिजिनेट हुआ, देखो यहां से गया और यहां से वो बना, तो ये ब्रायोफाइटा इस जगह बना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ब्रांच है ट्रेकियोफाइटा, पर देखो ट्रेकियोफाइटा पहले डेवलप हो गया, बाद में कार्बोनिफेरस में तुम्हारा ब्रायोफाइट डेवलप हुए। फिर वापस ट्रेकियोफाइटी दो में डिवाइड हुआ, एक राइना टाइप प्लांट्स और दूसरा है तुम्हारा ज़ोस्ट्रोफाइलम। तो देखो ज़ोस्ट्रोफाइलम हम पढ़ चुके कि सिलोरियन में ही आ गया, ठीक है। अब ये राइना टाइप प्लांट जो है वो सिलोफाइट्स में, सिलोफाइटॉन में डेवलप हुए। अब ये सब कहाँ हो रहा है, ये सिलोरियन के पास ही हो रहा है, ठीक है। अब यहीं से कितनी ब्रांचेस निकली देखो जरा, एक, मैं ये मिटा देती हूँ मतलब समझ में आएगा, ये 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड हुआ, कौन सा, सिलोफाइटॉन। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में आता, उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा डायग्राम उठा के दे दिया और फिर वो फैमिली ट्रेस करने के लिए मतलब उल्टा पूछा, ठीक है। मतलब इसलिए, पर तुमको इसलिए ये ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। तो देखो हम पढ़ चुके कि सबसे पहले कौन आए, यहाँ पे प्रोजिम्नोस्पर्म, कहाँ पे आए, डेवोनियन में, ठीक है। सीड फर्न्स कहाँ है, यहाँ देखोगे तो कार्बोनिफेरस पर्मियम के बीच में। अब देखो यहाँ पे लिखा है ये निटेल्स, तो निटेल्स आए कहाँ पे, क्रिटेशियस में। अब देखोगे कैसे, तो यहाँ जहाँ से वो डिवाइड हो रहा है ना, तो क्रिटेशियस में, क्रिटेशियस मतलब जुरासिक के एंड में, क्रिटेशियस के स्टार्टिंग में डेवलप हो गए निटेल्स। कॉनिफर्स कहाँ है, देखो यहाँ पे है, तो ये किस में आ रहा है, कार्बोनिफेरस में, तब आए, ठीक है। फर्न्स कहाँ है, तो ये यहीं से डेवलप हो गए और पूरे मतलब इस जगह से तुम्हारे कार्बोनिफेरस में आए। सिमिलरली हॉस्टेल भी इसी जगह है, डेवोनियन में आ गए, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी चीज पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे एंजियोस्पर्म कहाँ है, तो एंजियोस्पर्म कहीं ये इस जगह, क्रिटेशियस खत्म हुआ, एंजियोस्पर्म आने स्टार्ट हो गए। उसमें भी पहले कौन बना, क्रिटेशियस के एंड में कौन बना, डाइकॉट बना, लेटेस्ट में कौन बना, मोनोकॉट बना। तो इससे क्या आ सकता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। मतलब इसके इसमें अगर डायग्राम नहीं दिया है तो वो तुमको सीक्वेंस पूछेंगे एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीक्वेंस याद रखना है। अगर डायग्राम दे रहे तो वो तुमको उसकी फैमिली ट्रेस करने के लिए बोलेंगे कि सीक्वेंस वाइज बताओ कि कौन कब किसके बाद आया, ठीक। अब अगले डायग्राम पे, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उन्होंने टेक्स्ट में बिल्कुल भी मेंशन नहीं की है, ठीक है। वापस डायग्राम बेस्ड नहीं आएगा, पर इस डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे। कैसे, देखो वापस वही तरीका, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या है, रूट है, जो अर्ली रेप्टाइल है, जो एक्सटेंट हो गया कहाँ पे, कार्बोनिफेरस के पहले, तो वो कहाँ था, वो अर्ली रेप्टाइल था। अब क्वेश्चन आएगा कि बताओ जो अर्ली रेप्टाइल है उसने कौन सी दो ब्रांचेस निकाली जिसके बाद बाकी सारी चीजें डेवलप हुई। तो देखो एक क्या है, सौरोप्सिड्स और दूसरा है सिनैप्सिड्स। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर तुम देखोगे सौरोप्सिड्स से कौन बना, पूरा का पूरा टर्टल बना है, ठीक है। मतलब उससे वही सेम लाइन ओरिजिनेट हुई। उसके बाद सौरोप्सिड्स दो में डिवाइड हुआ, एक तो टर्टल कॉज किया और दूसरा वाला कौन सा कॉज किया, यहाँ देखो तुम्हें समझ में आ रहा है इसको पढ़ना कैसे है। यहाँ पे आ जाते मतलब थोड़ा दिखेगा, ये रहा तुम्हारा मेन रूट, ठीक है। वो डिवाइड हुआ दो में, एक है सौरोप्सिड्स में और एक है सिनैप्सिड्स में। सौरोप्सिड वापस दो में डिवाइड हुआ, एक बना टर्टल, ठीक है। टर्टल कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे एंड हो रहा है ना, मतलब पर्मियन में टर्टल का फॉर्मेशन हो गया।
अब आते हैं सौरोप्सिड्स और कितने में डिवाइड हुआ, तो देखो एक रूट यहाँ पे जो क्या बना है, थीकोडोंट को बना है, ठीक है। दूसरी रूट यहाँ पे जो, अच्छा थीकोडोंट कहाँ बना था, इस जगह दिया हुआ है, तो ये हुआ तुम्हारा पर्मियन के स्टार्टिंग में। फिर दूसरा रूट कौन सा है जो ट्रायासिक में बना, कौन, तुम्हारे टुआटारास भी ट्रायासिक के बने। सोचो ये आज भी हैं, टुआटारास आज भी मिलते हैं, तो ये इतने पुराने हैं, कौन से, ट्रायासिक के टाइम के हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगर यही और जो तुम्हारा थीकोडोंट है वापस दो में डिवाइड हुआ, उसमें से ये एक जो है ये कौन है, देखो ट्रायासिक के स्टार्टिंग में कौन बने, ट्रायासिक के स्टार्टिंग में डायनासोर बने, एक्सटेंट कहाँ हुआ है, क्रिटेशियस वाले में, ठीक है। हम याद कर चुके हैं, ट्रायासिक में बने, जुरासिक में रूल किया, क्रिटेशियस में खत्म। तो समझ में आ रहा है इसको ट्री लाइन को पढ़ना कैसे है, वापस बता देती हूँ, नीचे से स्टार्ट करेंगे। अर्ली रेप्टाइल कहाँ थे, कार्बोनिफेरस के पहले। कार्बोनिफेरस में दो ब्रांचेस निकली, सौरोप्सिड्स, सिनैप्सिड्स। सौरोप्सिड्स ने किस किस को बनाया, टर्टल को बनाया। टर्टल बने कहाँ पे, पर्मियन वाली जगह पे, आज भी है। उसके बाद सौरोप्सिड्स और डिवाइड हुआ, उसमें से पहला जो था वो थीकोडोंट का बनाया कहाँ पे, पर्मियन के स्टार्टिंग में, एक्सटेंट हो गया। और डिवाइड हुआ किसमें, सबसे पहले डायनासोर्स में जो बने ट्रायासिक में, क्रिटेशियस में एक्सटेंट हो गए। वही और एक और ब्रांच बनी जो आर्कियोप्टेरिस है, जो बर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वापस वो बनी कहाँ थी, जुरासिक में बनी थी, इसलिए यहाँ पे इस वाले का नाम अपनी बुक में लिख लो, आर्कियोप्टेरिस, ठीक है। और वो तो एक्सटेंट हो गई, पर फिर वो किस में कन्वर्ट हुई, बर्ड्स में, ठीक। ये सब किससे बन रहे हैं, सौरोप्सिड से ही बन रहे हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि बर्ड्स वाली लाइन और टर्टल और जितने भी आज के रेप्टाइल्स दिख रहे हैं और तुम्हारी बर्ड वाली लाइन किससे बने हैं, फॉर्म हुए हैं, सौरोप्सिड से ही फॉर्म हुए हैं, ठीक। आगे देखो यहाँ पे, फिर और आगे मूव किए तो यहाँ पे कौन आता है, लिजार्ड्स। तो लिजार्ड कितनी पुरानी है, जुरासिक टाइम की पुरानी, मतलब देखो जो छिपकली ऐसे घूम रही है वो कब की बनी हुई है, जुरासिक टाइम की बनी हुई है, आज भी है, ठीक। उसके बाद यहाँ वापस जुरासिक पीरियड में और कौन बने, स्नेक्स बने, वो भी तब से है, आज भी है, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आए, ये आज भी है, आज ये ऊपर वाला जो लाइन है ना वो आज भी है, ठीक है, और जो अंदर है वो सारा एक्सटेंड हो चुका है। अब देखो क्रोकोडाइल को अपन को अगर ट्रेस डाउन करना है तो क्रोकोडाइल का यहाँ डिवीजन दिख रहा है, तो ये कब बने, ट्रायासिक में बने। तो इतने सारे एनिमल इतने पुराने हैं। वापस टर्टल कब बने थे, पर्मियन में। लिजार्ड देखो कहाँ बने थे, जुरासिक में। स्नेक कहाँ बने थे, जुरासिक में। टुआटारस तो और पहले बने थे, ट्रायासिक में, ठीक है। क्रोकोडाइल कहाँ बने थे, ट्रायासिक के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये सब अभी भी हैं, पर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। सिमिलरली बर्ड्स का जो फॉर्मेशन था, ये जो डैश बनाया मैंने एरो करके, यहाँ क्या लिखोगे, आर्कियोप्टेरिस जो एक्सटेंट हो गई वापस डायनासोर के साथ, पर वो अपना एक और लाइन छोड़ के गई क्योंकि वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। तो क्वेश्चन ये आएगा कि बताओ स्नेक, टुआटारस, क्रोकोडाइल, बर्ड्स के फॉर्मेशन के लिए कौन सा ब्रांचिंग वाला जो स्टेज है वो रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हारा आंसर आएगा सौरोप्सिड्स। और सिनैप्सिड से देखो सिंगल लाइन चल रही है जिसका कौन रिजल्ट है, मैमल्स। तो ये अपन को याद रखना है। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, यही दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट के बारे में तो बर्ड्स का कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे जो नहीं दिया है तुम लिखोगे आर्कियोप्टेरिस। मैमल का कनेक्टिंग लिंक जो ये लिखा है ब्लैकोसॉरस, तो ये समवॉट मैमल लाइक रेप्टाइल, देखो हम पढ़ चुके हैं, बना था ना कार्बोनिफेरस में, रेप्टाइल आए नहीं थे पर मैमल लाइक रेप्टाइल, तो ये वही है। तो इसका भी नाम आ सकता है एंट्रेंस एग्जाम में भी, क्योंकि जनरली ये डायग्राम हम छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं इसमें से क्या आएगा। तो अब भाई आई बात समझ में, इसमें से क्या आएगा, सौरोप्सिड इंपॉर्टेंट, सिनैप्सिड इंपॉर्टेंट, प्लेकोसॉरस इंपॉर्टेंट, आर्कियोप्टेरिस यहाँ इंपॉर्टेंट। हुआ क्लियर। बाकी तो स्टेज अगर नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, पर इतनी जितनी गोले लगाए हैं, सर्कल लगाए हैं, उतने स्टेज तो याद रखनी ही है। चलो आ जाते हैं इसी चैप्टर के आखिरी डायग्राम पे। नहीं आएगा, कभी आया नहीं था, आएगा भी नहीं। क्या है, बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ मैन है ना। बेसिक इन जनरल डिस्कशन दिखाया है कि कैसे देखो एप्स थे और धीरे धीरे कैसे मॉडिफिकेशन होने लगे। तुम देख सकते हो ये जॉस एकदम हैवी जॉस थी, बड़ी थी। देखो अगर तुम देखोगे कैनाइन्स बड़े बड़े थे, क्रेनियल कैपेसिटी छोटी थी, स्कल कैपेसिटी छोटी थी। अब इसमें क्या चेंज हुआ, क्रेनियम कैपेसिटी बढ़ा, ये कैनाइन्स छोटे हो गए या गायब ही हो गए। और उसके बाद तुम देखोगे जॉ भी छोटा हुआ, यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गई, कैनाइन्स एकदम छोटे हो गए, जॉ लाइन आ गई, सब चेंज हो गया।
वापस ये डायग्राम कभी आया भी नहीं, आएगा भी नहीं, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो इसके साथ होता है खत्म तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कि हर डायग्राम से रिलेटेड किस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने बता दिया कौन कौन से डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट रखता है, कभी आएगा नहीं, पर इसमें से क्वेश्चन वो फॉर्म होंगे, वो दिए जाएंगे वर्ड के फॉर्म में, सेक्शन बी में या सेक्शन ए में, सिंगल लाइन में, जहां पे तुम लोग बोलोगे ये तो एग्जाम बुक में दिया ही नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, बुक में दिया, डायग्राम में दिया है उसका आंसर, ठीक है। तो ये याद करके जाओगे। एंट्रेंस एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वो वाला क्वेश्चन है जो तुमको लीड दिलवाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आएगा एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या याद रखना है, सीक्वेंस याद रखना है। ये दोनों में इंपॉर्टेंट, हार्डी-वेन्सबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए भी आया, पूछा नहीं है डायग्राम बनाओ, फिर भी डायग्राम बना के आएंगे, पूरा एक्सप्लेन करके आएंगे, और एंट्रेंस एग्जाम में तो देंगे ही। उसके बाद ये वाला लिंक करके आएगा, ये कभी डायग्राम आएगा नहीं ना, ये आएगा, ये जनरली इसके साथ लिंक होके आएगा, ठीक है। ये डायग्राम दिया जाएगा, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा, एडाप्टिव रेडिएशन के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें से कोई एक डायग्राम दे देंगे या दोनों, पर वापस पूछा जाएगा पूरी इसकी कहानी, ठीक है। इसमें से होमोलोगस ऑर्गन, सेम अगर होमोलोगस ऑर्गन के बारे में कर सकते तो एनालोगस ऑर्गन के लिए भी तैयार रहना, ठीक, भले बुक में नहीं पर वो दे सकते हैं। इसमें से आर्क्योप्टेरिस, फिर ब्रांकियोसॉरस और ट्राइनोसॉरस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये तो डायग्राम पूरा आइडेंटिफाई, केस स्टडी, किसमें बोलो उसमें वो एडजस्ट करके एंटर करवा सकते हैं। और यहाँ पे होता है तुम्हारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन वाला पोर्शन खत्म। तो क्या करेंगे हम, वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल में टाइप करेंगे www.magnetbrains.com, जैसे ही एंटर दबाओगे ये होम पेज आएगा। अब अगर तुम ध्यान से देख सकते हो तो मैग्नेट ब्रेन क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है फ्री एजुकेशन, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं देता फ्री एजुकेशन, साथ में क्वालिटी मेंटेन करते हुए, ठीक है। तो हम किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक देते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी देते हैं, साथ में बहुत सारे दूसरे बोर्ड्स का भी देते हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में भी देते हैं, जैसे आईआईटी हो गया, जेई हो गया, यूपीएससी हो गया, सीयूईटी हो गया, ओलंपियाड, एनटीएससी, स्पोकन इंग्लिश, बैंक, एसएससी, आरआरबी। तो कुछ एग्जाम्स है जो तुम स्कूल में रहते हुए भी दे सकते हो, जैसे एनटीएससी की प्रिपरेशन हो गई, ओलंपियाड्स हो गए। कुछ एग्जाम है जब तुम 12th में पढ़ रहे हो तब, और 12th के बाद दोगे ग्रेजुएशन लेवल को जाने के लिए, जिनको हम बेसिकली आईआईटी, जेई, नीट हो गया जिस कैटेगरी में है, सीयूईटी हो गया जिस कैटेगरी में। उसके बाद कुछ एग्जाम्स होंगे जब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद दोगे कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, जैसे हो गया तुम्हारा यूपीएससी, आरआरबी, बैंकिंग वाले एग्जाम्स, ठीक। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी तुम्हें, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे। बस अपना जो भी तुम्हारा जॉनरा है, जो भी कैटेगरी के लिए तुम पढ़ रहे हो उसको सिलेक्ट करना है। अगर 12 बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो 12 बोर्ड सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, अपना एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसके ऊपर सिलेक्ट करो, चैप्टर वाइज वो भी, ठीक है, उसके ऊपर सिलेक्ट करो। यहाँ देख सकते हो कितने लेक्चर्स किस चैप्टर के बने हुए हैं, ठीक है। बस उसके ऊपर सिलेक्ट करना है और सुनना शुरू करना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहना है मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।